प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 9 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा। इसमें हम पढ़ रहे हैं मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। तो मृदा में अंतःस्रवण दर किस प्रकार होती है, जल की अंतःस्रवण किस प्रकार से होता है। तो बूझो पहले क्या करते हैं बेटा, 50 सेंटीमीटर लंबा 50 सेंटीमीटर चौड़ा जो है साइज के 2 वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालते हैं, अंकित करते हैं, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आत्मा की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्क्वेयर्स में एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बूझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी की अवशोषण में अंतर क्यों था। तो बेटा इसको समझने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें क्या है, छात्रों को 3 समूह बांट लें और ABCD दलों का नाम रख दें और मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज़ी से मृदा में अंदर चला जाता है। तो खोखले, बेलन और पाइप की आवश्यकता होगी। इसे सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, डिब्बे काट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने खोखले बेलन लेने हैं। जिस स्थान पर आप मृदा एकत्र करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई तक धंसाकर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। 200 ml पानी डालने के बाद मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना शुरू किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अथवा अंतःस्रावित हो जाए तो पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो अंतःस्रवण दर यानी कि जल की मात्रा कितनी ली थी और अंतःस्रवण अवधि कितने समय में कितना पानी जो है अंतःस्रावित हुआ है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगे, तो दर क्या होगी, 200 ml बाई 200 ml बाई 20 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी जो है अंतःस्रावित हो गया। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मृदा में अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए अब देखते हैं मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल गर्मियों में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं। यानी कहने का मतलब क्या बेटा, जब मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी नमी युक्त मिट्टी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा धूप गिरती है तो वहाँ से पानी भाप के रूप में उठता है और वायु कांपती हुई दिखाई देती है। जैसे गर्म पानी का पतीला होता है ना, उसमें पानी गर्म होता है तो बेटा तब क्या होता है, पतीले के ऊपर की ना वायु ऐसे हिलती दिखाई देती है, तो वो क्या है, जलवाष्प हैं। तो इसी प्रकार खेत या खुले मैदान से ऐसा होता है, ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो इसमें दिखा रखा है कि आपने एक ना मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी का नमूना लेना है और आपने गर्म करना है उसको धीरे धीरे, थोड़ी सी धीमी आंच पर। उसके बाद क्वाथ नली लेनी, ताकि और तो कांच फूट सकता है ना बेटा, तो क्वाथ नली जो होती है ना वह तापमान को सहन कर सकती है। तो आप क्या देखेंगे, क्वाथ नली जो क्वथन नली है उसके अंदर की सतह पर जल की बूंदें एकत्र हो जाती हैं। आगे देखिए, क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती हुई जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत संघनन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के प्राप्त के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंदित दिखाई देती, कांपती हुई दिखाई देती है।
मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वाथ नली से बाहर निकाल दें। इसकी तुलना उस मिट्टी से करें जिसे गर्म नहीं किया गया, यानी कि जहाँ से मिट्टी ली थी उसको गर्म नहीं किया हो। दोनों के बीच अंतर क्या होगा? जो क्वाथ नली से निकालेंगे वो सूखी मिलेगी, और जहाँ से मिट्टी इसको लिया था जो गर्म नहीं किया है वो गीली, वो थोड़ी सी नमी युक्त मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक की कीप लीजिए। फिर अगला क्रियाकलाप है, उसमें आपने फिल्टर पेपर लगा लेना है और 50 ग्राम जो है मिट्टी का पाउडर लेना है, उसे तोलकर और किसी कीप में फिल्टर पेपर में डाल दीजिए। ठीक है ना, 50 ग्राम मिट्टी का पाउडर को फिल्टर पेपर में डालना है और कीप में लगाना है। देखिए ये रहा। ठीक है ना, उसके बाद किसी मापन सिलेंडर की सहायता से आपने 10, 20, 15, 25 इस प्रकार से पानी को माप लेना है और धीरे धीरे इस जल की बूंदों को कीप में रखी मृदा में डालिए। और आप ड्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। पानी को डालने के लिए इस प्रकार ड्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद करके जो है वो मिट्टी में आ जाएगा और धीरे धीरे जो है सारी मिट्टी में फैल जाएगा। तो हम इस प्रकार से जो हमारे जितने भी हमने नोट किए हैं वो हम जितने भी हमारे पानी या मिट्टी का हमने जितना सैंपल लिया उसको नोट कर लें। जैसे कि मृदा का भार कितना था, द्रव्यमान भार कितना था बेटा, 50 ग्राम था। पानी मान लीजिए हमने शुरू में मतलब पानी कितने लिए, मान लो हमने 100 ml लिया था पानी। ठीक है ना, और पानी डालने के बाद कितना पानी बच गया, मान लो 20 ml पानी बच गया। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 लिया था और उसमें से 80 ml बच गया, 70 ml बच गया। ठीक है, तो पानी कितना अवशोषित हुआ, कितना पानी अवशोषित हुआ मिट्टी के द्वारा, तो कैसे निकालेंगे? आरंभिक आयतन माइनस अंतिम आयतन। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान बराबर है U माइनस V ग्राम। तो 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत बराबर है U माइनस V बाई 50 × 100। तो क्या होगा, जैसे मान लो 100 माइनस 70 ले लेते हैं हम, या मान लीजिए हम 70 ले लेते हैं। 100 माइनस 70 बाई 50, तो उससे क्या होगा, 70 30 बच के ऊपर बेटा, 50 नीचे और 0 0 कट जाएगी और यहाँ पर बचेगा 5, 20 बचेगा ऊपर, 20 से 60, तो 60 मिलीलीटर प्रति ग्राम, यानी कि वह मिट्टी 60 मिलीलीटर पानी जो है 1 ग्राम जो मिट्टी है वह अवशोषित कर सकती है। आगे देखिए, वहाँ की मिट्टी जो है कोई सूखी मिट्टी होगी ना, इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। सॉरी बेटा, हमने थोड़ा सा 20 यहाँ ठीक था। आगे देखिए, इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन सी मिट्टी कितना पानी अवशोषित करती है। तो अधिक पानी अवशोषित करने वाली जो मिट्टी है वो होगी, आप जानते ही हैं, मृदा होगी बलुई मिट्टी से कम, और दोमटी मिट्टी से कम, और बलुई मिट्टी जो है सबसे कम पानी अवशोषित करती है। बोझों ने किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम है और किसी सबसे ज़्यादा है? बोझों ने